तो सबसे पहले बात करते हैं विवादों की। बड़ी बात की अमिताभ बच्चन और प्रभास की फिल्म कल्कि के रिलीज में 24 दिन बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स को नोटिस भेजा है। श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म पर धार्मिक फैक्ट्स और धार्मिक पुस्तकों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि भारतीय ग्रंथों में दर्ज भगवान श्री कल्कि के अवतरण का उल्लेख करते हुए फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्यों को काल्पनिक बताया गया है। उन्होंने मेकर से फिल्म में दिखाए गए गलत सीन्स को रोकने की अपील की है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि फिल्म कल्कि में भगवान कल्कि के बारे में हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी और बताई गई मूल अवधारणा को बदल दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं और फिल्म में कल्कि के आने की कहानी बताई गई है, जिसका चित्रण पूरी तरह से गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में भगवान श्री कल्कि के जन्म स्थान और जन्म कहाँ होना है उसका वर्णन दिया गया है, जबकि फिल्म में कल्कि को AI से अवतरित दिखाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि फिल्म के निर्माताओं ने पवित्र ग्रंथों के प्रति भी घोर अनादर किया है, जो सैकड़ों करोड़ की संख्या में भक्तों की मान्यताओं से खिलवाड़ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि सनातन संस्कृति से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। अब कल्कि फिल्म के निर्माताओं को 15 दिन के भीतर लीगल नोटिस का जवाब देना होगा। भारत भावनाओं का देश है, विश्वास, श्रद्धा और आस्था का देश है और सनातन के मूल्यों से खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। सनातन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के साथ साथ सनातन के जो शास्त्र हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कल्कि भगवान का जो अवतार है वो संभल में होगा। जहां भगवान का अवतार होगा, श्री कल्कि नारायण भगवान हमारी आस्था के केंद्र में हैं। श्री कल्कि नारायण हमारे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार बताए गए हैं। इसका मतलब है कि उनके बाद कोई अवतार धरती पर नहीं आएगा। तो कल्कि भगवान के अवतार के विषय में पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर विवादों का बयान आया है और उसी की बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सभी दुकानदारों को 10 दिन के अंदर दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का तर्क है कि अपनी पहचान बताने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और इस काम की सराहना होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि उन्हें ना राम से दिक्कत है और ना भी रहमान से कोई परेशानी है, लेकिन काल नेमियों से दिक्कत है। ये भी आदेश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर जिसकी दुकान के बाहर भी नेम प्लेट नहीं होगी उसके खिलाफ कानून को साथ लेकर कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पहले उत्तर प्रदेश में दुकानों के बाहर नाम लिखना जरूरी किया गया, फिर उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार और ऋषिकेश में इसे जरूरी कहा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक कदम आगे बढ़कर अपना आदेश दे चुके थे। स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं। हमारी आज्ञा है, आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में बात कर लेगा।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने के स्टॉल और रेहड़ियों पर नाम लिखना अब जरूरी नहीं है। राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से 26 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई भी 26 जुलाई ही मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, क्योंकि वहां भी उज्जैन में दुकानों के बाहर नाम लिखना जरूरी कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि रेस्तरां और ढाबे के मालिकों को यह जरूर बताना होगा कि वो क्या परोसते हैं। उन्हें लिखना होगा कि ढाबा या रेस्तरां शाकाहारी खाना परोसते हैं या फिर मांसाहारी। साथ ही रेस्तरां में मिलने वाले खाने की लिस्ट भी देनी होगी। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिकाकर्ता के वकील याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ता की दलील थी कि खाना कौन बना रहा है और ढाबा या रेस्टोरेंट का संचालक कौन है। ये जानना तो समाज में छुआछूत जैसी समस्या को बढ़ावा देना है। पूरे विपक्ष का एक सुर में कहना था कि सरकार का फैसला सांप्रदायिक तनाव फैलाने का था। हालांकि अभी फैसले पर अंतरिम रोक लगी है और अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। वैसे नाम बताने के फैसले पर सरकार का तर्क है कि पहचान बताने से कांवड़ियों को पता चल सकेगा कि वो दूसरे धर्म पर खाना खाने के लिए रुकना चाहते हैं या फिर नहीं, और पहचान बताने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोलने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे सरकार मांगे। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि देश को परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमियां दिख रही हैं। शिक्षा मंत्री सभी की कमियां गिना रहे हैं लेकिन अपनी कमी नहीं बता रहे। राहुल गांधी ने एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड कहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। इस पर शिक्षा मंत्री ने विपक्ष से 70 बार पेपर लीक होने के सबूत मांगे हैं। कहा है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर सदन की कार्रवाई में बाधा डालना चाहता है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए लाए गए बिल का भी सवाल उठाया। धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा कि उस बिल को वापस ले लिया गया था और कांग्रेस को बताना चाहिए कि किसके दबाव में वो बिल वापस हुआ था। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। और अब आरएसएस की बड़ी बात। भारत सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की शाखाओं में जा सकेंगे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। साल 1966 में सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने पर रोक लगी थी। फिर 1970 और 1980 में भी सरकारों ने आदेशों में संशोधन किए और सरकारी कर्मचारियों के संघ में किसी भी कार्यक्रम में जाने पर रोक लगा दी गई। अब डीओपीटी यानी कि कार्मिक मंत्रालय ने 9 जुलाई को आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में जाने की छूट दे दी है। संघ ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को विचारधारा के नाम पर विभाजित करने की कोशिश की है और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि संघ पर किसी और ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक लगाई थी और अब गांधी के हत्यारों को फिर से उपकृत करने का काम
केंद्र सरकार कर रही है। यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। और अब बजट की बड़ी बात। आम बजट से पहले संसद में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया और इस सर्वे ने युवाओं को लेकर हैरान करने वाले तथ्य सामने रखे। आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत की 65% आबादी अभी 35 साल या उससे कम उम्र की है, लेकिन इस युवा आबादी में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी स्किल्स की बेहद कमी है। आर्थिक सर्वे कहते हैं कि युवा आबादी से 51.25% ही ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लायक हैं, जबकि बाकी ग्रेजुएट होने वाले 48.75% युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी पाने के बेसिक स्किल्स तक मौजूद नहीं है। ग्राफिक के जरिए अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अपने आर्थिक सर्वेक्षण में वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आज सरकार ने सामने रखे। आर्थिक सर्वे ने भी ये कहा है कि 10 साल पहले सिर्फ 34% ग्रेजुएट ही नौकरी पाने के लिए जरूरी स्किल्स से लैस थे, जो अब बढ़कर 51.25% तक पहुंचे हैं। यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 में से 1 ग्रेजुएट ऐसा है जो बेहद कमजोर है, जो नौकरी पाने के काबिल नहीं है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार की जो औसत उम्र है वो 28 साल है और भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत के एक ऐसी वर्कफोर्स बना सकता है जिसके पास स्किल हो और जो इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आर्थिक सर्वे के मुताबिक स्किल्स के स्टैंडर्ड यानी कि अच्छे किए जाएं तो भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजा सकता है। कम पैसों में आम आदमी को तेज और आरामदायक सफर कराने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में अब एक सर्विस बंद होने जा रही है। दरअसल अगस्त से, जी हां, अगस्त से गरीब रथ ट्रेन में एसी चेयर कार और सेकंड एसी का विकल्प नहीं मिलेगा। अभी भारत में 26 गरीब रथ ट्रेन चलती हैं जो 52 रूटों पर कवर करती हैं। गरीब रथ ट्रेन का किराया बाकी ट्रेन से थर्ड एसी और चेयर कार के मुकाबले कम होता है। अब भारतीय रेल गरीब रथ ट्रेनों के कोच को नए LHB कोच से बदलने की तैयारी कर रही है। दरअसल गरीब रथ के कोच 18 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। 2006 में गरीब रथ ट्रेनों की शुरुआत हुई थी और तब से इन ट्रेन्स का संचालन लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोच पुराने होने के चलते अब उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। नई गरीब रथ ट्रेनों में सिर्फ थर्ड एसी के कोच होंगे, यानी कि इनमें चेयर कार नहीं होगी और रेलवे अगले महीने से चेयर कार की बुकिंग भी बंद कर देगा। किराए की बात करें तो गरीब रथ का किराया भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि सामान्य ट्रेन में लगने वाले इकोनॉमी एसी कोच के मुकाबले गरीब रथ का किराया 10% तक कम होगा। सामान्य ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया नॉर्मल थर्ड एसी के मुकाबले 7% कम होता है। यानी कि किसी भी रूट पर यदि सामान्य थर्ड एसी में का किराया 1000 रुपये है तो गरीब रथ में अब किराया 17% कम यानी कि 870 रुपये होगा, जबकि अब तक ये किराया 50% से भी ज्यादा कम हुआ करता था।
बॉलीवुड की बड़ी बात, टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की आंखों में गंभीर समस्या आ गई है। उन्हें दिखाई देना कम हो गया है। बताया जा रहा है कि जैस्मीन भसीन का कॉर्निया डैमेज हो गया है। जैस्मीन भसीन आंखों में भीषण दर्द का सामना कर रही हैं। दरअसल 17 जुलाई को जैस्मीन दिल्ली की एक इवेंट में शामिल हुई थी और इस इवेंट के लिए जैस्मीन ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे। अब जैस्मीन का कहना है कि लेंस लगाने के बाद से ही उन्हें आंखों में चुभन महसूस हो रही है और ये दर्द लगातार बढ़ गया है। इवेंट के बाद जैस्मीन ने डॉक्टर से संपर्क किया और जांच में पता लगा कि उनकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है। अब जैस्मीन भसीन मुंबई में है और अपनी आंखों का इलाज करा रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से आंखें शुमार हैं और कॉन्टैक्ट लेंस पहनते वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्टर मानते हैं कि रीयूजेबल कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहता है। कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन यानी कि जिस तरह तरल में कॉन्टैक्ट लेंस का रखना होता है उसे भी रोजाना बदलना चाहिए। अगर लेंस लगाने के बाद आंखों में दर्द या फिर रेडनेस का रूखापन लगे तो तुरंत कॉन्टैक्ट लेंस उतार देना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि एक दिन में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने चाहिए और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने चाहिए। और आइए बात करते हैं अब खेलों से जुड़ी बड़ी बात की। 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक खेल शुरू होंगे। पेरिस में 100 साल बाद ओलंपिक खेल हो रहे हैं जो कि 11 अगस्त तक चलेंगे। दुनिया भर के तमाम एथलीट्स इस दौरान पेरिस में खेलते नजर आएंगे। ओलंपिक्स खेलों के लिए पेरिस में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। भारत से भी फोर्स पेरिस जा गई है और पेरिस दुनिया का दूसरा देश है जिसमें तीसरी बार ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने अपनी फोर्स को पेरिस में मदद के लिए भेजा है। 40 देशों के 2000 पुलिसकर्मी पेरिस में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इंडिया से आईटीबीपी के जवानों को आधुनिक उपकरण और स्नेपर डॉग्स के साथ पेरिस भेजा गया है। पेरिस ओलंपिक्स में 10,500 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं और खेलों को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक पेरिस पहुंचेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के लिए ही पेरिस को छावनी में तब्दील किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब पेरिस में इतनी सिक्योरिटी की गई है। पेरिस में पुलिस और पैरामिलिट्री के 45,000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं 10,000 सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया। ये सोल्जर्स 30 मिनट में किसी भी ओलंपिक वेन्यू पर पहुंचने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ हवाई सुरक्षा के लिए राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा रीपर सर्विलांस ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह के साइबर अटैक से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं अब साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई बड़ी बात की। भारत में ऑनलाइन ठगी के रोजाना नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की गई है। प्रदेश में महेंद्रगढ़, भरतपुर और कोरबा में करोड़ों की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि QLOF कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराए। शुरुआत में लोग पैसा निकाल भी सकते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ये पैसा लगाना बंद हो गया और अब कंपनी के ऑफिस पर भी ताला लग चुका है। ठगी करने वाले कौन थे, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। परेशान लोगों ने चिरमिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने भी एसपी को ज्ञापन देकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने करीब 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। दरअसल QLOF कंपनी ने दिसंबर 2023 से लोगों से निवेश कराना शुरू किया। ट्रेनिंग के लिए लोगों से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराए। शुरुआत में लोगों से 3,000 रुपए का निवेश कराया और फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की तर्ज पर लोगों को जोड़ने का लालच दिया। इसके बाद कंपनी से जुड़ने की रकम 6,000 रुपए कर दी गई। हजारों लोगों ने जब निवेश कर दिया तो कंपनी ने पिछले महीने सिस्टम हैक होने की जानकारी दी। सिस्टम अपग्रेड होने तक पैसे निकालने पर रोक लगा दी।
फिर केवाईसी कराने के नाम पर लोगों ने 6,000 रुपए दोबारा वसूले और 1 जुलाई को कंपनी बंद हो गई। गूगल प्ले स्टोर से भी कंपनी का ऐप गायब कर दिया गया। कंपनी ने बेरोजगारों को कमीशन का लालच देकर एजेंट बनाया और उन्हीं एजेंट्स के जरिए लोगों से पैसे वसूली करवाई, लेकिन अब लोग उन एजेंट्स को पकड़कर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि पैसा कहाँ गया। और आइए बात करते हैं अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बड़ी बात की। लगातार काम करने से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO की एक स्टडी में बात सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि यदि आप सप्ताह में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो बीमारियों को दावत दे रहे हैं। 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करने से शरीर में कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में कहा गया है कि 55 घंटे से ज्यादा काम करने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी किसी इंसान को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि ऐसे इंसानों का ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO की रिपोर्ट कहती है कि कई घंटे लगातार या लंबे समय तक काम करने से इंसान का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और उसे दिमाग से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा काम करने से नींद की अवधि या नींद का समय पूरा नहीं होता है। इससे काम की गुणवत्ता भी खराब होती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोज़ाना काम करना शरीर के लिए खतरनाक है और इससे भी थकान बढ़ती है। साथ ही ज़्यादा देर तक काम करने से प्रोडक्टिविटी हमेशा घटती है और ये बढ़ती नहीं है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कई घंटे काम करने से इंसान की नींद पर भी बुरा असर पड़ता है और टेंशन बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही 2021 की स्टडी में बताया है कि साल 2016 में दुनिया भर में 7,45,000 लोगों की मौत स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जिसका एक बड़ा कारण लंबे वक्त तक काम करना है। काम के बीच में ब्रेक ना लेना, काम की वजह से होने वाली टेंशन और नींद ना आना। स्टडी में यह कहा गया है कि काम के दौरान भी बीच बीच में ब्रेक लेना और बॉडी को स्ट्रेच करना जरूरी होता है। साथ ही छुट्टी लेना भी बेहद जरूरी है, वरना आप जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में जा सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई बड़ी बात, यदि आपको अपने दिल को हेल्दी रखना है तो वर्कआउट बेहद जरूरी है। दुनिया भर में ऐसी कई स्टडीज हो चुकी हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए कसरत करना, रनिंग करना, पैदल चलना बेहद उपयोगी और ज़रूरी होता है। लेकिन कसरत कितनी करनी चाहिए और कितना वर्कआउट स्वस्थ हृदय के लिए ज़रूरी है, स्वस्थ हृदय के लिए ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। जॉन हॉपकिंस की मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्दी हार्ट के लिए कम से कम दिन में 30 मिनट वर्कआउट ज़रूरी है। इस वर्कआउट में भी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप पैदल चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या फिर रस्सी कूद सकते हैं। कम से कम 30 मिनट तक तेज रफ्तार में पैदल चलना इंसान को हार्ट अटैक के चांस काफ़ी कम कर देता है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन की रिपोर्ट कहती है कि स्वस्थ हृदय के लिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन एरोबिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों कैसे साथ हों, ये ध्यान रखना चाहिए या फिर इन्हें ना किया जाए। रिपोर्ट कहती है कि आप साइकिल चलाकर या फिर टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल खेलकर भी अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ज़्यादा कैलोरी वाले खाने को दिल के लिए सबसे ज़्यादा घातक बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तला हुआ खाना या फिर ज़्यादा कैलोरी वाला खाना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स आपके दिल के लिए नुकसान कर सकते हैं। वैसे दिल को बीमारियों से दूर रखने के लिए डॉक्टर स्विमिंग यानी कि तैराकी को भी बेहतर एक्सरसाइज मानते हैं और वॉकिंग या फिर साइकिलिंग की तुलना में स्विमिंग कम देर में ही ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में सक्षम होती है। बात पूजा खेड़कर की। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर मामले में UPSC की फजीहत हो रही है। अब एक और मामला सामने आया है जिसने UPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से जुड़े कार्तिक कंसल नाम के अभ्यर्थी ने 4 बार सिविल सेवा परीक्षा पास की। वो 14 साल से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्तिक कंसल को 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में 813 रैंक मिली थी। फिर 2021 में उन्हें 271 रैंक मिली। 2022 में कार्तिक कंसल को 484 रैंक मिली और 2023 में भी उन्हें 829 रैंक मिली थी। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कार्तिक कंसल की जो बातें हैं अगर आप उसे समझेंगे, ये उनका फोटो है, ये तमाम सारे बातें समझाना इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी में हो क्या रहा है। 2021 में जब कार्तिक को 271 रैंक मिली तब वो आईएएस के हकदार थे, क्योंकि 2021 में 2073 रैंक पाने के बावजूद उन्हें आईएएस मिला था। लेकिन 2021 में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को आईएएस के लिए योग्य कंडीशन में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें आईएएस का पद नहीं दिया गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए एलिजिबल माना गया, लेकिन उन्हें आईआरएस भी नहीं दिया गया। हर बार कार्तिक कंसल को कोई नया बहाना बताकर सर्विस अलॉट करने से इनकार कर दिया गया। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने कार्तिक कंसल को 90% डिसेबल माना था, जबकि कार्तिक के पास मौजूद मेडिकल सर्टिफिकेट में उनकी दिव्यांगता 60% ही थी। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने कहा कि कार्तिक देखने, सुनने, संवाद करने, पढ़ने और लिखने में भी सक्षम, फिर भी यूपीएससी ने उन्हें सर्विस अलॉट नहीं की। अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कार्तिक के समर्थन में आ गए हैं और यूपीएससी से कार्तिक को आईएएस रैंक देने की अपील की जा रही है। फिलहाल कार्तिक कंसल का केस कोर्ट में है। इस बीच यूपीएससी ने सभी पदों के लिए दिव्यांगता के नॉर्म्स एक समान कर दिए हैं, इसलिए भी पूर्व आईएएस मांग कर रहे हैं कि कार्तिक को आईएएस बनाया जाए।